ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। आपको बता दें कि ईडी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत खारिज किए जाने की मांग की गई। 28 जून को ही हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। बड़गाई अंचल के 8.66 एकड़ जमीन के घोटाले में हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन कब्जा करने का जो आरोप लगा है उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। तो आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने चुनौती दिया है और 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी हेमंत सोरेन को। ऐसे में आपको बताते चलें कि हेमंत सोरेन को जो जमानत मिली है उसको चुनौती दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है पूरा केस। आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था 28 जून को। बताते चले आपको बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है और आपको ये बता दें कि बड़गाई में जमीन के कब्जे का आरोप लगा हुआ है हेमंत सोरेन पर। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है। नगर निगम ने हेमंत सोरेन के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से हेमंत सोरेन बाहर आए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 11 मंत्रियों को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में शपथ भी दिलाई। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई जिसमें मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया और बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन करेगी। कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया और इसके तहत एक डेटा बेस तैयार किया जाएगा ताकि खनन क्षेत्रों का एक दस्तावेज तैयार किया जा सके। पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। उसके उपरांत हम सभी लोग मंत्रिमंडल में ये हम लोगों ने बैठक भी की। सब लोग कल से अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं। विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। हेमंत सोरेन की सरकार में वैद्यनाथ राम को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस दौरान वैद्यनाथ ने कहा है कि सीएम ने बड़ी जवाबदेही दे दी है और कम समय में ज्यादा काम करना है। देखिए शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनाश कुमार। झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो गया है। हमारे साथ नए शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम है। वैद्यनाथ जी आपको तो बहुत बहुत बधाई और इससे पहले भी आप ये विभाग संभाल चुके हैं। चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेंगी, खासकर पारा टीचरों की बात करें। चुनौतियां हैं लेकिन उनका सामना किया जाएगा, विकल्प निकाला जाएगा। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा जाएगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में देखा सरकारी स्कूल जो है वहाँ शिक्षकों की भी कमी है। इस दिशा में क्या सोचते हैं? मैं महसूस करता हूँ उन चीजों को। मैं देखा हूँ पहले भी और आज भी वर्तमान स्थिति में जो कुछ कमी है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। कुछ आप सोच रखे हैं शिक्षा विभाग के लिए? कुछ नया सोचे हैं? समय कम है। अटेंडेंस कैसे ज्यादा हो, स्टूडेंट कैसे बढ़े, सरकारी विद्यालयों का जो है रिजल्ट कैसे? अभी विभाग की घोषणा हुई है, कल से ज्वाइन करूंगा, फिर बैठ के एक बार देखूंगा कि कहाँ क्या कुछ करना है और कितना बेहतर किया जा सकता है, उस पर पूरा एफर्ट लगाया जाएगा। इस दिन का इंतजार था आपको? पिछली बार चूक गए थे। ये जवाबदेही है, मंत्री पर जवाबदेही है और इसको निभाने की कोशिश सबको करना चाहिए। मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस पद की गरिमा को बरकरार रखूं। चुनाव नजदीक है, बेहतर करने की कोशिश निश्चित। तो ये वैद्यनाथ राम जी थे और कहा कि बेहतर करने की कोशिश करूंगा, बड़ी जवाबदेही है और उम्मीद है कि शिक्षा विभाग में कुछ नया कर पाए।
कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। बीजेपी ने मंत्री हफीजुल हसन को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाने की मांग की। विपक्ष के नेता अमर बावरी और बीजेपी विधायक बिरिंची नारायण ने राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शपथ ग्रहण से पहले कुरान की आयत पढ़ने पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी ने कहा कि शपथ ग्रहण में धार्मिक पंक्ति का इस्तेमाल करना सरासर गलत है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मैं हफीजुल हसन अंसारी ने जो पद और गोपनीयता की जो शपथ ली है वो गलत है और संविधान के विरुद्ध है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के कॉल करने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने धार्मिक विषयों को जोड़ा उस शपथ में, वो हमारे संविधान और परंपराओं में उसका हमें इजाजत नहीं देता है। इसलिए माननीय राज्यपाल से हम लोगों ने मांग की कि गलत शपथ को देखते हुए उनको पुनः शपथ दिलाया जाए, संविधान के अनुरूप शपथ दिलाया जाए और तब तक उनको मंत्री पद का जो दायित्व मिला है उससे उनको मुक्त रखा जाए। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी मंत्री हफीजुल हसन के शपथ ग्रहण पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन के शपथ ग्रहण का वीडियो भी शेयर किया। साथ ही लिखा कि क्या झारखंड के मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हफीजुल हसन का शपथ ग्रहण अमान्य और संविधान के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से तुरंत रोका जाए। हफीजुल हसन के शपथ ग्रहण पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर सभी धर्म का आदर सत्कार और सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उनकी तिलमिलाहट साफ झलकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ सभी धर्मों का आदर और सम्मान एक समान होता है। तो हम अगर मंत्री परिषद में कोई जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो ईश्वर के नाम पे शपथ लेते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं वो अल्लाह के नाम पे शपथ लेते हैं, तो हमें यह लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची पहुंचे। 10 दिन तक रांची में रहेंगे मोहन भागवत। संघ की बैठकों में यहां पर शामिल होने वाले हैं। संघ की शताब्दी वर्ष की तैयारी, 1 लाख शाखाएं शुरू करने का लक्ष्य। आपको बता दें कि 19 जुलाई को रांची से रवाना होंगे मोहन भागवत। तो 10 दिनों तक रांची में ही रहने वाले हैं मोहन भागवत। बता दें आपको, संघ की बैठकों में मोहन भागवत शामिल होने वाले हैं और आपको ये बता दें कि तैयारी की जा रही है संघ की शताब्दी वर्ष की। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के कोल्हर अरियाग टोला गांव में पोते ने अपने बुजुर्ग दादा की हत्या कर दी। संपत्ति विवाद में सगे पोते ने 2 गोली मारकर दादा की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फतुहा डीएसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि हत्यारे पोते की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। संधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आ गई है कि मृतक के पोता एवं वादी के पुत्र नीरज यादव की इस कांड में संलिप्तता है। वो अभी फरार हो गए हैं, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। इस बात पर कि भाई हम लोग घर पर सोए हुए थे और गोलीबारी चला तो हम लोग डर से नहीं निकले। 2 बजे निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरे पिताजी का गोली लगा हुआ है, नीचे गिरे हुए। पोते का नाम सामने आ रहा है कि उनको अपना पोता ही उनका हत्या कर दिया है। तब तो आवेगा तो वो पकड़ेगा, अगर हम करेंगे तो हमारो। सासाराम में धुआं गांव में नहर में 4 बच्चियों की मौत हुई। आपको बता दें कि 4 में से 3 शव को पहले ही बरामद कर लिया गया था और अब चौथी छात्रा का शव भी बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 छात्राएं शनिवार को स्कूल से लौटते वक्त नहर में डूब गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को बरामद किया। स्कूल से बच्ची महतीगंज मध्य विद्यालय से पढ़ के जा रही थी अपने गांव के, और गांव के बीच में एक धुआं पुल है, वहीं पर पैर धोने के नाते वहां पर गई है नज़दीक में, और पानी उफाल था, उसमें पैर छटका, 4 बच्ची गिर पड़ी थी। 3 बच्ची को
12-1 बजे के अंतराल में 100 बरामद कर लिया गया था। एक बच्ची नहीं मिल रही थी, लेकिन 3-4 बजे के लमसम अभी फिलहाल मिली है महदीगंज सैफन के पास। उसको भी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग लेकर आए हैं। बेतिया में महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला को किसी बहाने से पहले अपने घर बुलाया और फिर नशे की गोली देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की हालत बिगड़ने पर आरोपी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। पटना में महेंद्रू घाट के पास एक सब्जी विक्रेता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक गांधी मैदान थाना क्षेत्र के दलदली का रहने वाला था, जो आटा घाट पर सब्जी बेचा करता था। पुलिस ने बताया है कि मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं और मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बॉडी मिलने की सूचना पर हम लोग आए हैं तो देखे कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है। डेड बॉडी पर कोई बाहरी जख्म दिख नहीं रहा है, लेकिन परिजन का आरोप है कि जो है सो हत्या की गई है। तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है ना। अनुसंधान उपरांत स्पष्ट होगा कि हत्या है या फिर डूबने से मृत्यु हुई। मुंगेर के श्रावणी मेले से पहले तैयारियां जोरों पर हैं, तो ऐसे में तैयारियों का निरीक्षण करने मुंगेर आयुक्त संजय सिंह पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान कांवड़ियों के लिए बनाए गए 26 किलोमीटर लंबे पथ को देख आयुक्त नाराज हो गए, क्योंकि पथ पर बालू की काफी पतली परत बिछाई गई थी। आयुक्त ने बांका डीएम से बात करके पथ को सही कराने का निर्देश दिया और इसके अलावा आयुक्त ने कांवड़ियों के लिए पेयजल, शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। एक कमी हमको स्पष्ट रूप से दिख रही है। अभी आपके सामने ही हमने डीएम बांका से बात किया और उसमें वो दिख रही है कि जो बालू का जो ऊपर से रोड के ऊपर में लेइंग है वो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है सुविधा मेनली जो खास करके हमारे श्रद्धालु हैं जो पैदल जा रहे हैं कांवरिया, उनके लिए है। तो अभी वो उसमें कमी दिख रहा है। हालांकि हमारे साथ अभी असिस्टेंट इंजीनियर आरसीडी बांका हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगले 7 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। मैं एसडीएम साहब को भी निर्देशित किया हूं कि इनकेस अगर 3-4 दिन बाद देख लेंगे, अगर कहीं गैप दिखेगी तो मुझे बताएंगे, ताकि मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बांका और डीएम बांका के माध्यम से इसको कंप्लीट करूं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे डिपार्टमेंट को भी कहना पड़ेगा, तो वहाँ भी। भोजपुर जिले के बेहिया में बने रेलवे ओवरब्रिज में दरारें आ गई हैं। रोजाना इस ब्रिज से हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती है। 2018 में इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड गाड़ियों की वजह से पुल का ये हाल हुआ है। बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक इसी पुल से गुजरते हैं, जिससे इसकी हालत दिन पर दिन जर्जर होती जा रही है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। पूरे बिहार में जिस तरह से पुल और पुलियों का गिरने का सिलसिला जारी है और उसको लेकर के लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के बिहिया बाजार में, जहां की ये ओवर ब्रिज है और इसमें भी दरारें देखिए आ गई हैं और इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये दरार आने के कारण इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है और लोगों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं पुल की तरह यह भी ओवर ब्रिज नहीं गिर जाए, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये बना ओवर ब्रिज से हर रोज़ हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो गुजरती हैं और इसमें साफ तौर पर देखिए जो पिलर है उसके बीच में दरारें आ गई है और लोग अब डर से, एक तरह से कहें तो इस पर डर करके यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पुल पुलिया लगातार गिर रहा है बिहार में, तो उससे ओवर ब्रिज भी गिर सकता है। आप बताइए, आप पुल के नीचे काम कर रहे हैं, दरार आ गया पुल में, डर नहीं लगता है? डर तो लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, क्या हुआ है? पुल तो दरार हो गया है, कोई बना नहीं रहा है। जब से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वाहनें हैं वो यहाँ से गुजरती है, ओवरलोड जो बालू आता था अब तो फिलहाल बंद है, पहले आता था। जब पीरो में घटना हुआ था उसके बाद से यहाँ पर नो एंट्री लगा दिया गया है। नो एंट्री नहीं था तब से यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे बड़ी बड़ी जो वाहनें आती है, उसके वजह से ये जो है पुल जो है डैमेज हो चुका है। पुल में दरार आने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप बताइए, ये ओवरब्रिज में दरार आ गया है,
ये मैं बता चलूँ, ओवरब्रिज एक ही जगह नहीं, उस साइड पे भी दरार हुआ है, उधर का पत्थर कवर कर निकल गया है और जो मिट्टी से भरा हुआ है वो भी। कितना दिन हुआ ओवरब्रिज? ये देखिए बताइए, ओवरब्रिज बने तो 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था और उसके बाद ओवरब्रिज तो ये ठीक ही था, मगर यहाँ पर ये जो बाजार है और ये पुल बना हुआ है, इस ओवरब्रिज पर गाड़ियों की जो आवागमन है बहुत हजारों, मतलब ये आज एक दिन में 10,000 से ऊपर ट्रक पास करता है ओवरलोड। वो बालू का जो यहाँ से निकासी हो रहा है पीरो का स्ट्रक्चर, उसी को लेकर, और यहाँ पर जो है एक ठोकर बन गया है गिरने का यहाँ दरार है तो गिरेगा ही है। तो बिल्कुल देखिए, पुल को जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब ट्रकें जाती हैं तो पुल में कंपन पैदा हो जाता है। 2018 में इस ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था और 5 साल में ही देखिए ये इसमें दरारें आ गई हैं और लोग अब यहाँ रहने वाले लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं कि ये ओवरब्रिज अन्य पुलों की तरह कहीं धराशायी न हो जाए। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और बड़ी खबर शेखपुरा से, सदर अस्पताल से गायब एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक महिला की बहन पुष्पलता कुमारी का आरोप है कि 28 जून को बरबीघा रेफरल अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद कल्पना को 1 जुलाई को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के लिए कल्पना को 1 बजे दिन में भर्ती कराया गया, लेकिन वो रात को 11 बजे सदर अस्पताल से अचानक से गायब हो गई। आरोप है कि संगीता नाम की ममता कर्मी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कही थी। पुष्पलता ने अपने जीजा पर भी हत्या का आरोप लगाया है। सिविल सर्जन और डीएम को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। कुछ करवाया, बाकी पेशेंट भी यहीं एडमिट थी। एडमिट पेशेंट मतलब 11:30 बजे के रात के बाद फिर वो गायब हो गई। अब एक ममता थी, उसका पति था साथ में, वो दोनों बकझक कर रहा था कि 2000 में हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देवो, जो चला करवा देवो, जो यहाँ की करवाइबा, जो 2000 में। एक ममता थी यहाँ, जो संगीता नाम था, और ममता को हम भली बात अच्छे से शकल से भी जानते हैं और उसका एड्रेस घर एड्रेस बढ़िया कन्फर्म मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ वो कार्यरत है शेखपुरा सदर हॉस्पिटल। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि सदर अस्पताल से रात में महिला कैसे गायब हो गई। न्यूज़ 18 ये भी सवाल पूछता है कि महिला के भर्ती होने का कोई साक्ष्य आखिर क्यों नहीं है। भर्ती महिला की रजिस्टर पर एंट्री क्यों नहीं कराई गई। आखिर कल्पना की मौत का जिम्मेवार कौन है, न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट हॉस्पिटल का आखिर वहां पर कर्मचारी क्या कर रहा था, अस्पताल प्रशासन कब तक कार्रवाई करेगा। नवादा जिला प्रभारी मंत्री सह सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अचानक, आपको बता दें कि नवादा सदर अस्पताल का जायजा लिया। उन्हें अचानक देखकर के अस्पताल में हड़कंप मच गया। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर डॉक्टर्स और डीपीएम की क्लास लगाई। अस्पताल के अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया और व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इस दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद थे। समीक्षा हम लोग कर लेते हैं, समीक्षा करने के बाद विस्तार भी किया जाएगा। जो बुनियादी आवश्यकताएं में देखा कभी है जाकर के दवा मिल रहा है लोगों को, सोचने का बेहतर प्रबंध जाकर। अभी सर आप 2 दिन पहले आते तो अस्पताल डूबा हुआ मिलता आपको, जानकारी मिली है जाकर के जल जमाव की स्थिति यहाँ पर है जाकर के, बरसात के दिनों में जाकर के पानी निकालने का प्रस्ताव दीजिए जाकर के, ताकि पानी निकले यहाँ पर अस्पताल तो मरीज यहाँ पर आ रहा है, पानी जमे कितना दिक्कत लोगों को। सारी प्रॉब्लम्स बैठक बुलाकर और एक एक बात बारीकी से तक अगले बार हम लोग आए शिकायत ध्यान की। बाढ़ थाना क्षेत्र के लंगरपुर के रहने वाले हरीश की मौत में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक के परिजन इसको हत्या मानकर जांच करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मृत हरीश के माता पिता ने ससुर रामचरण श्रीवास्तव पर साजिश के तहत उनके बेटे और बहू की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही परिजन पुलिस ने बेटे के लैपटॉप और बहू के मोबाइल की जांच करने की मांग भी कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि एमबीए करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से परेशान हरीश ने मवैया के एक होम स्टे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। वहीं पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने घर की तीसरी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के लोगों को हर रोज पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये गांव ओडिशा राज्य के सीमावर्ती पर बसा है। कभी ये इलाका नक्सली जोनल कमांडर कान्हू मुंडा का ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन ये इलाका नक्सलवाद से तो मुक्त हो गया है, लेकिन जन समस्या आज भी बनी हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रबंजन। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड का सबसे बिहार इलाका का अगर हम बात करेंगे तो इस टोला का नाम है मरांगसोंगा। बिल्कुल यह उड़ीसा सीमा से सटा हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह इस टोला के रहने वाले करीबन 30 परिवार पानी के लिए जिद्दोजहद करते हैं। इस गहरे खाई से आप जमीन की अगर बात करेंगे तो जमीन से करीबन ये 25 फीट गहरे खाई के नीचे गांव की जो महिलाएं हैं वे प्रतिदिन वह इस तरह इस खाई में उतर कर रिसते हुए पानी को बूंद बूंद जो पानी वो जो पहाड़ के जो चट्टानों से जो पानी रिसता है उस पानी को वह एक कटोरी में जमा करती है। पानी के लिए बहुत समस्या है, कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि पानी के लिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर टंकर से पहुंचा दीजिए वो अच्छा होगा, और नहीं तो एक अच्छा जगह चुन के डिम्बुरी बना दीजिए। देख रहे हैं हम लोग का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, पीने का पानी भी यहाँ से लेते हैं, नहा भी यहीं पर नहाते हैं। नहाने का कोई नदी तालाब नहीं है। तकलीफ क्या है, और यही है कि नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और किस में पकाएंगे, पानी नहीं लेके जाएंगे, डिप बोरिंग से बना दीजिए और क्या चाहेंगे, कैसे भी करके हम लोग को पानी का व्यवस्था चाहिए। मरांगसोंगा गाँव है, इसमें बहुत पानी की बहुत समस्या है। जैसे कि यहाँ इतना भीड़ है, कभी कभार तो हम लोग पूरा दिन भर यहीं पे लगा देते पानी के लिए। तो हम लोग यही चाहेंगे सरकार से कि किसी भी तरह से हम लोग को पानी का व्यवस्था दिला दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इधर जंगल कोचा है, पूरा गाँव भी मतलब उतना है ही नहीं, हम लोग का लास्ट है, उधर उड़ीसा बॉर्डर है, तो यहाँ कोई अधिकतर कर्मचारी यहाँ आता नहीं है। झारखंड सरकार को कि इस गांव के लोगों की पानी की समस्या को अपने संज्ञान में ले और यहाँ पर पानी की जो जल संकट है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। प्रबंधन न्यूज 18। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की हल्दी समारोह धूमधाम से मनाया गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 12 जुलाई को शादी होने वाली है। अनंत अंबानी की हल्दी सेरेमनी में मुकेश अंबानी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी के साथ पहुंचे। हल्दी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों में गायक उदित नारायण, पीरामल समूह के चेयरमैन अजय पीरामल भी शामिल हुए। क्या कर रहा है? पीछे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।